हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पवन कुमार स्वामी और आज अपन हिस्ट्री का जो चैप्टर अपन ने लास्ट क्लास में शुरू किया था, पहला द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका अगला पार्ट अपन कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जैसे अपन ने जो लास्ट पार्ट पढ़ा था, इसका पहले वाला पार्ट जो स्टार्टिंग थी, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे अभी नए जुड़े हों, तो पहले वाला पोर्शन थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मैंने क्या बताया था कि पहले क्या हुआ करते थे, एम्पायर हुआ करते थे, यानी राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। आज की तरह नेशन स्टेट नहीं होते थे। ठीक है, तो हमने उसमें कैसे समझा कि हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, हम अलग अलग माध्यम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो फ्रांस के लोग थे या यूरोप के जो लोग थे या यूरोप के अंतर्गत जो देश आ रहे हैं, किस तरह से उनको नेशनलिज्म का मतलब समझाया गया कि नेशनलिज्म होता क्या है, नेशन स्टेट क्या होता है। तो इस पूरे चैप्टर में अपना यही चलेगा, यानी माध्यम अपने अलग अलग हो सकते हैं, व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन माध्यम और व्यक्तियों के द्वारा समझाया क्या जाएगा, वही नेशन स्टेट क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है। क्योंकि आपको पता है कि बिना नेशनलिज्म आप नेशन स्टेट का कंसेप्ट लोगों को नहीं समझा सकते। तो पहले उनके अंदर वो नेशनलिज्म वाली भावना लाना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल ले लें छोटा सा कि क्या होता है, जैसे मान लो अपन और अपने पापा कहीं बाजार के अंदर जाने लग रहे और कोई व्यक्ति पास से निकल गया तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अपने मान लो अपने पिताजी को कुछ भला बुरा कहने लग जाए तो अपने मन में एकदम से जो है ना उसके खिलाफ गुस्सा आएगा कि ऐसा इसने किस लिए बोल दिया। तो वही बात इसके अंदर है कि जब तक लोगों को नेशनलिज्म का पता ही नहीं चलेगा तो नेशन स्टेट का कैसे पता चलेगा उनको। तो यानी लोगों के अंदर पहले ये सेंस जो है ना, ये भावना नेशनलिज्म वाली ये जगाना जरूरी था। तो हमने पिछले पार्ट के अंदर किससे शुरुआत किया, एक फ्रेंच आर्टिस्ट से शुरुआत करी कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसका नाम क्या था, फ्रेडरिक सोरियो था। और उसने 4 इमेजेस की एक सीरीज बनाई जिसके द्वारा वो लोगों को समझाना चाह रहा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, रिपब्लिक क्या होता है, सोशल क्या होता है। यानी वो विजुअलाइज करता है दुनिया को कि दुनिया ऐसी हो तो कितना अच्छा हो, किस तरह की, डेमोक्रेटिक हो, डेमोक्रेटिक के अलावा सोशल हो, उसके अलावा रिपब्लिक हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि लोगों को कुछ समझने का अवसर मिले, जो गलत हो रहा है उसका विरोध करने का अवसर मिले। तो हमने सोरियो की जो इमेज है उसके थ्रू अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी। जैसे उसने इमेज के अंदर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को दिखाया, कतार में यूरोप और अमेरिका के लोग आ रहे हैं, उसके सामने होमेज ऑफर कर रहे हैं, यानी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हमारा नेशन स्टेट चाहिए। फिर उसने उसको आइडेंटिफाई कैसे करवाया, जो लंबी कतार में लोग चले आ रहे हैं उनके क्लोथ्स यानी उनकी कॉस्ट्यूम्स और फ्लैग के द्वारा उनको आइडेंटिफाई करवाया। क्योंकि जस्ट मैंने अभी बताया कि पहले एम्पायर हुआ करते थे, आज की तरह नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे। तो उसने उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनका सहारा लिया। ठीक है, अब स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो थी उसमें अपन ने पढ़ा कि लेफ्ट हैंड के अंदर उसने टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट ले रखा है, राइट हैंड के अंदर उसने चार्टर ऑफ राइट्स फॉर मैन ले रखा है। आगे सामने जो है, जो एब्सोल्यूट रूल है जिसको मोनार्की भी कहा जाता है, उसके क्या है, रिमेन्स पड़े हुए हैं, अवशेष पड़े हुए हैं। जैसे मैंने कहा था, क्राउन के टुकड़े पड़े हुए हैं, थ्रोन के टुकड़े पड़े हुए हैं। यानी वो इनडायरेक्टली ये बता रहा था कि मोनार्की खत्म होनी चाहिए और मोनार्की की जगह पर क्या होने चाहिए, नेशन स्टेट होने चाहिए। तो चलिए मैंने एक बार दोबारा से आपको रिकैप करवा दिया पीछे वाला जो पार्ट अपन ने शुरू में पढ़ा था इस चैप्टर का। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी करे आगे शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आपको पता है क्या करना है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। जैसे क्या लिखा हुआ है, लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। क्या कह रहा है, जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है उससे होकर आगे चले गए, गुजर गए। यानी कुछ ऐसे देश थे जो उस समय जब सोरियो ने ये इमेज बनाई थी तो उस समय क्या बन चुके थे, नेशन स्टेट बन चुके थे। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि बताओ कौन से देश थे जो सोरियो की इमेज के अकॉर्डिंग नेशन स्टेट बन चुके थे, तो आंसर बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने बताया, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड जो है वो उस समय क्या बन चुके थे, नेशन स्टेट बन चुके थे। अगर आपने अपनी किताब खोल के रखी हुई है तो उसमें जो सोरियो की इमेज दिखाई गई है उसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा
कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके एकदम पास कहाँ के लोग पहुंचने वाले हैं, फ्रांस के लोग पहुंचने वाले हैं। अब सवाल वही आ जाएगा दोबारा कि सर आपने तो कहा था पहले एम्पायर हुआ करते थे, नेशन स्टेट तो नहीं हुआ करते थे, यानी मोनार्की वाला सिस्टम चलता था, फिर आपको ये कैसे पता चला कि भाई वो फ्रांस के लोग हैं? तो मैंने जस्ट अभी आपको क्या बताया थोड़ा रिकैप करके कि या तो उनकी कॉस्ट्यूम्स के थ्रू उनको आइडेंटिफाई करवा रहा था या किसके थ्रू, फ्लैग के द्वारा। तो यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हो तो फ्रांस को आइडेंटिफाई करवा रखा है किसके द्वारा, रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर के द्वारा। और वो क्या है, एकदम जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके पास पहुंचने वाले हैं और वो भी अपना होमेज ऑफर कर रहे हैं, यानी वो भी अपना नेशन स्टेट चाह रहे हैं। ट्राई कलर की बात आती है तो ट्राई कलर कौन से, स्काई ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया, रेड हो गया, जो फ्रांस के फ्लैग के अंदर है। तो उन कलर्स का सोरियो ने क्या लिया, सहारा लिया। कहाँ के लोगों को आइडेंटिफाई कराने के लिए, फ्रांस के लोगों को आइडेंटिफाई करवाने के लिए। जैसे मैंने कहा रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर का प्रयोग किया गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके पीछे पीछे, फ्रांस के लोगों के पीछे पीछे कहाँ के लोग आने लग रहे हैं, जर्मनी के लोग आने लग रहे हैं। अब सवाल दोबारा वही आ जाता है कि सर नेशन स्टेट तो थे नहीं, तो जर्मनी को भी आइडेंटिफाई करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो माध्यम काम में लिया जाएगा, मीडिया काम में लिया जाएगा। तो साफ साफ आप देख रहे हो कि जो जर्मनी के जो लोग हैं उन्होंने एक फ्लैग ले रखा है, झंडा ले रखा है, 3 रंग का झंडा है, वो भी ब्लैक, रेड और गोल्ड, ये 3 कलर है उसके अंदर, और उन्होंने वो झंडा उठा रखा है। अब ये झंडा कौन सा था, वही बात आ जाती है कि नेशन स्टेट तो थे नहीं, तो फिर ये झंडा कैसे डिजाइन किया गया। तो बेटा क्या था, 1848 के अंदर जो जर्मन स्टेट्स वाला जो पार्ट था वहां एक रेवोल्यूशन हुआ था। रेवोल्यूशन किसके लिए होगा, चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म जगाने के लिए, और नेशनलिज्म का मेन माध्यम क्या है, नेशन स्टेट। तो वहां पर भी वो ये चाहते थे लोग, कहां पर, जर्मन स्टेट्स वाले लोग जो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे वहां पर, वो चाहते थे कि अपना अलग से नेशन स्टेट होना चाहिए। नेशन स्टेट के साथ अपना क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। तो उस समय उन्होंने क्या किया था, ये रेवोल्यूशन करा था। उस समय इस झंडे का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो फ्रेडरिक सोरियो जो है उसने इस फ्लैग को यहाँ पर जर्मनी के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया, यूज में लिया, ताकि भाई ये पता चल सके कि ये जो ग्रुप है ये कौन से देश के लोगों का है। तो उसने इस ट्राई कलर फ्लैग का क्या लिया, सहारा लिया, जिसको बाद में जब है ना जो ड्यूक जो थे उन्होंने उसको क्या कर दिया था, अबोलिश कर दिया था इस फ्लैग को, लेकिन इसने उस फ्लैग का क्या लिया, सहारा लिया। जैसे आप देख रहे हो, इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, जैसे मैंने बताया 1848 के अंदर इमेज क्रिएट करी थी उसने। तो बड़ी मजेदार बात क्या है कि जब उसने ये इमेज बनाई थी, द जर्मनी पीपल डिड नॉट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन, जो बात कर रहे हैं अपन कि नेशन स्टेट तो थे ही नहीं, तो यानी वो यूनाइटेड नेशन यानी एक राष्ट्र के रूप में वो एकजुट नहीं थे, यानी उनका कोई राष्ट्र नहीं था। तो इसीलिए जो मैंने बताया था फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 to unify the numerous German speaking principalities into nation state under a democratic constitution, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वहां पर रेवोल्यूशन हुआ 1848 के अंदर, जो जर्मन स्टेट्स थे उनको यूनिफाई करके क्या बनाया जा सके, नेशन स्टेट बनाया जा सके। किसके अंतर्गत, जैसे मैंने कहा था डेमोक्रेसी हो और कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वहां पर शासन किसके अकॉर्डिंग चले, संविधान के अनुसार चले, और वहां पर डेमोक्रेसी हो ताकि जो शासन चल रहा है उस शासन को चलाने वाला जो रूलर है वो लोगों के द्वारा चुना जाए। तो बेटा ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको कि क्या किस हिसाब से हो रहा था जर्मनी के अंदर, ये जो है ट्राई कलर फ्लैग को क्या किया गया, काम में लिया गया। कहाँ के लोगों को आइडेंटिफाई करवाने के लिए, जर्मनी के लोगों को। यानी सोरियो जो है वो हर तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, जो उसने कहा था कि डेमोक्रेटिक होनी चाहिए दुनिया, सोशल होनी चाहिए, रिपब्लिक होनी चाहिए, यानी वो इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, नेशन स्टेट वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, नेशन स्टेट, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जर्मनी के लोग आ रहे हैं किसके पीछे, फ्रांस के लोगों के पीछे पीछे। अब जर्मनी के लोगों के पीछे कौन कौन कहाँ के लोग आ रहे हैं, ऑस्ट्रिया के लोग आ रहे हैं, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के लोग आ रहे हैं, उसके बाद लोम्बार्डी जो इटालियन रीजन के अंदर पड़ता था, उसके बाद पोलैंड,
फिर इंग्लैंड के लोग आ रहे हैं, फिर आयरलैंड के लोग आ रहे हैं, फिर हंगरी के लोग आ रहे हैं और फिर रशिया के लोग आ रहे हैं। यानी सब जो है, यानी उसने इस इमेज के थ्रू समझाने का प्रयास किया है कि अलग अलग रीजन में जो लोग रह रहे थे, जैसे अपन बता रहे हैं ये पहले नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे, तो सोरियो ने प्रयास किया कि भाई किस तरह से उनको समझाया जाए कि हाँ नेशन स्टेट क्या होता है। तो उन्होंने फिर इस तरह से उनको क्या किया, शो किया कि भाई ये लोग धीरे धीरे जो है ना क्या चाह रहे हैं, नेशन स्टेट चाह रहे हैं और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से होकर गुजर रहे हैं और मेज ऑफर कर रहे हैं कि भाई बहुत दिन हो गए मोनार्की, अब मोनार्की खत्म होनी चाहिए, यहाँ पर नेशन स्टेट होने चाहिए। तो यहाँ पर ये शो किया गया है। अब इसके अलावा जब देखो दिमाग, मतलब कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई ये चलो लोगों को तो अपन ने दर्शा दिया, लेकिन गॉड जो है उसको भी किस रूप से इसको कनेक्ट किया जाए। तो देखो उन्होंने क्या किया कि इसी इमेज के अंदर है ना, स्वर्ग के अंदर क्या दिखाया गया है, ईसा मसीह को दिखाया गया है, क्रिस्ट को। उसके अलावा संतों को दिखाया गया है, एंजल्स फरिश्तों को दिखाया गया है। ये जो दृश्य है जो हो रहा है, वो कतार में आ रहे हैं, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से होकर गुजर रहे हैं, होमेज ऑफर कर रहे हैं कि भैया हमें हमारा नेशन स्टेट चाहिए, मोनार्की खत्म होनी चाहिए। तो ऊपर से सारा दृश्य देख रहे हैं, यानी ये जो सीन है उसको क्या करने लग रहे हैं, देखने लग रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट, जो फ्रेडरिक सोरियो है उसने इनका यहाँ पर प्रयोग क्यों किया गया है, तो साफ साफ लिखा हुआ है टू सिंबलाइज फर्टर्निटी अमोंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी वो चाह रहे हैं कि जो ये हो रहा है वो सारा सही हो रहा है। यानी उनका क्या मानना है कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि दुनिया के जो अलग अलग देश हैं उनको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक एम्पायर के अंदर रह रहे हो, आप अलग अलग रीजन हैं, आपकी भाषाएं अलग अलग है, आपका कल्चर अलग अलग है, ठीक है, रहन सहन अलग है और आप बात बात पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ऐसा नहीं, आपस में मिलजुल कर रहे हैं। और ये कब पॉसिबल है, जब मोनार्की खत्म हो और नेशन स्टेट बने। तो देखिए फेरियो ने कितना दिमाग लगाया, उन्होंने जो गॉड जो थे, जैसे आपको पता है क्रिश्चियन धर्म के अंदर ईसा मसीह को कितना माना जाता है, संतों को दिखाया, एंजल्स को दिखाया। यानी वो क्या कर रहे हैं, ये जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको क्या कह रहे हैं कि हाँ ये सही हो रहा है, यानी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है देखिए। तो इस चैप्टर में अपन ने, सोरियो ने जिस तरह से दुनिया को विजुअलाइज किया उसको अपन स्टेप टू स्टेप जब भी आएगा उसको अपन क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है, द चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय द सोरियन फिगर फर्स्ट। जो भी उसने विजुअलाइज किया, जो भी इश्यूज थे उस समय, इश्यू ये थे, मोनार्की थी, मोनार्की के अंदर लोग जो है अपने मतलब अपने मनमर्जी से, अपने हिसाब से अपने व्यू एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, जो करना चाह रहे थे वो कर नहीं सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर अपन इसमें बात करेंगे। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ देखियो, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंदर क्या हुआ, नेशनलिज्म इमर्ज एज ए force with brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। यानी नेशनलिज्म जब लोगों को पता चला नेशन स्टेट क्या होता है तो उनके मन में जैसे जैसे भर भर के राष्ट्रवाद के भाव उत्पन्न होने लग गए। तो यानी नेशनलिज्म एक ऐसी आंधी की तरह से आया जिसने यूरोप में जो लोग रह रहे थे या यूरोप की जो पॉलिटिकली और मेंटली जो स्थिति थी उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, बदल दिया। देखिए लिखा है इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। ठीक है, यूरोप राजनीतिक रूप से जैसा स्वरूप था वहां पर और मानसिक रूप से जो स्वरूप था उसमें एकदम बदलाव आया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, सिंपल सा मतलब है कि भाई पहले क्या थी, मोनार्की थी। अब मोनार्की के बारे में लोगों को पता चला कि मोनार्की सही सिस्टम नहीं है, ये तो एब्सोल्यूट रूल है, यानी निरंकुशवादी शासन है। यानी राजा जो शासन करता है उसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, पाबंदी नहीं होती है, वो अपनी मनमर्जी चलाता है। तो अब ये खत्म होना चाहिए, यानी उनकी मेंटलिटी भी चेंज हुई, मानसिकता चेंज हुई, तभी तो ऐसा पॉसिबल हुआ। तो यानी पॉलिटिकली भी बदलाव आया और मेंटली भी बदलाव आया। यानी इनडायरेक्टली हम उसी पॉइंट के ऊपर पढ़ रहे हैं कि भाई मोनार्की खत्म होनी चाहिए और मोनार्की की जगह पर क्या होना चाहिए, नेशन स्टेट होना चाहिए। ठीक है, द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। जैसे आपको सब पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर साफ साफ क्या हुआ, जब लोगों के दिमाग में एक चीज आई कि हाँ मोनार्की तो सही नहीं होती, उसकी जगह नेशन स्टेट सही होता है, क्योंकि नेशन स्टेट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा और कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमें क्या मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे। तो उनको ये चीज समझ में आई
ठीक है। और जैसे जैसे ये चीज समझ में आई तो जो डायनेस्टिक एम्पायर थे, यानी जो अलग अलग वंश के आधार पर जो साम्राज्य थे, वो धीरे धीरे क्या होने लग गए, खत्म होने लग गए, और उनकी जगह पर क्या बनने लग गए, नेशन स्टेट बनने लग गए। आज हम जिनको मॉडर्न स्टेट के रूप में देख रहे हैं, जैसे यूरोप की बात करें तो अपन इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, तो ये मॉडर्न स्टेट इसी कंसेप्ट के द्वारा आगे बने। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब अपन क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये आसान काम नहीं था, लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा कि नेशन स्टेट क्या होता है। लंबे संघर्ष के बाद जो है ना, ये चीज लोगों को समझ में आई कि नेशन स्टेट क्या होता है और उसको किस तरह से अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए, मोनार्की जो प्रॉपर नहीं होती है। तो ये सारा का सारा घटनाक्रम इसके बाद में हुआ। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस था, ये अपन ने इसके अंतर्गत पढ़ा। अब इसमें सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या पूछे जा सकते हैं? पहला सवाल तो वो जो मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि भाई जो सौर्यों ने इमेज बनाई उस समय कौन कौन से नेशन जो थे वो नेशन स्टेट बन चुके थे। तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि कौन कौन से जो नेशन थे वो नेशन स्टेट बन चुके थे। इसके अलावा आपको ये सवाल बताना है कि जर्मनी के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ट्राई कलर फ्लैग काम में लिया गया था, उस ट्राई कलर फ्लैग में कौन कौन से कलर थे। एक सवाल आपको ये बताना है। एक फिर ये बताना है कि भाई ये जो नेशनलिज्म लोगों के मन में जो राष्ट्रवाद के भाव उत्पन्न हुए, तो ये भाव उत्पन्न होने के बाद में यूरोप में किस तरह के बदलाव आए। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको 3-4 सवाल इसके अंतर्गत बताने हैं। ठीक है, और अच्छी तरह से इसको जो टॉपिक बताया उसको समझना है। आपको लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है तो मैंने जैसे शुरू ही वीडियो में शुरू होते टाइम में बताया था कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। ठीक है, और लाइक करने के अलावा इस वीडियो को और अच्छी तरह से देखें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मैं और बढ़िया वीडियो दे सकूँ। अगर कोई कमियां हैं तो मेरे को ज़रूर बताएं ताकि इम्प्रूव करूं और आपको और अच्छा मैटर दे सकूं। आशा करता हूं कि मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये आज अपना पोर्शन था, इसको अच्छी तरह से पढ़ना। सवाल जो पूछे हैं मेरे को कमेंट्स के थ्रू बताना। आगे अपन और भी सवाल जवाब करेंगे, इस चैप्टर को और अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की, जब हिस्ट्री में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और हर सवाल आप अच्छी तरह से कर सको। तो इस वीडियो को और अच्छी तरह से देखें, समझें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोबारा।